अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज हम बात करते हैं जी एप्लीकेशन फॉर शेंजन वीज़ा। शेंजन वीज़ा की एप्लीकेशन किस तरह से फ़िल कर सकते हैं। बहुत सारे साथियों को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो आज जिस तरह से मैंने अपनी एप्लीकेशन फ़िल की थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले वो आपसे पूछता है सरनेम। सरनेम आपके जो नाम होता है उसका जो आखिरी पोर्शन होता है वो होता है। लेट्स सपोज अगर आपका नाम मोहम्मद अरसलान है, तो जो अरसलान है वो आपका सरनेम बनेगा, तो यहाँ पे आएगा अरसलान। नंबर 2 में सरनेम एट डेट ऑफ बर्थ, इसको आप छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद फिर आता है जी फर्स्ट नेम, जो आपके फर्स्ट नेम या गिवन नेम। तो जिस तरह से मैंने बताया था मोहम्मद अरसलान, तो मोहम्मद जो है वो आपका फर्स्ट नेम और गिवन नेम होगा। 4 नंबर में वो आपसे पूछता है डेट ऑफ बर्थ। तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एज पर जो आपका आईडी कार्ड या एज पर पासपोर्ट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आगे आ जाता है जी प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ भी आपने एज पर जो आपका पासपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपने फिल करनी है। मेरे केस में मेरी कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान थी, तो मैंने पाकिस्तान मेंशन किया यहाँ पे। 7 नंबर करंट नेशनैलिटी पाकिस्तान। नेशनैलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट, अगर आपकी पैदाइश पाकिस्तान से बाहर है तो वो आप मेंशन करें, अदरवाइज आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें, N/A मेंशन कर दें। अदर नेशनैलिटीज, अगर आपके पास किसी और मुल्क की नेशनैलिटी है तो वो यहाँ पे मेंशन करें, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर दें। नंबर 10 में वो आपसे पूछता है इन केस ऑफ माइनर्स पेरेंटल अथॉरिटी, इसको भी आप नॉट एप्लीकेबल कर दें। 11 नंबर में आपने अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालना है। अच्छा, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से सुनना है और वीडियो को एंड तक देखना है। और इसमें आपने फिल करते हुए किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं करनी। आपके वीज़े का तमाम तर इन्हिसार इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर होता है, और ये भी आगे चल के बताऊंगा भी कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। नंबर 12 में टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, अगर आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट आएगा, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो डिप्लोमेटिक आ जाएगा, अगर आप सर्विस है सर्विस आ जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ऑफिस पासपोर्ट आ जाएगा। नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने जो आपका लेटेस्ट पासपोर्ट है आपने उसका नंबर देना है। डेट ऑफ इशू, जिस डेट को वो इशू हुआ है। वैलिड अंटिल, जिस डेट तक है। डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इशूड बाय कंट्री, डेफिनेटली पाकिस्तान आएगा यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद अगले में वो पूछता है जी पर्सनल डाटा ऑफ फैमिली मेंबर्स, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर यूरोप में या चेक रिपब्लिक में रहता है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, अदरवाइज आपने नॉट एप्लीकेबल कर देना है। मतलब उसमें सर नेम है, फर्स्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी है, नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, सब में नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। 18 नंबर में वो आपसे पूछ रहा है फैमिली रिलेशनशिप विद, अगर आपका कोई फैमिली रिलेशनशिप बाहर रह रहा है तो अगर तो कोई आपकी बेगम, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन या कोई बाहर रह रहा है तो आपने उसका मेंशन कर देना, अदरवाइज आपने इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना। मेरे केस में ये सभी चीज़ें नॉट एप्लीकेबल थी। उसके बाद एप्लीकेंट्स होम एड्रेस, आपने अपने घर का एड्रेस देना है और अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, और आगे से टेलीफोन नंबर मांग रहा है, आपने जो आपका नंबर एक्टिव नंबर है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, अगर आप पाकिस्तान के अलावा अगर किसी और मुल्क में आपकी रेजिडेंसी है तो आपने वो मेंशन कर देनी है। मेरे केस में ये नो थी, मैंने इसको नो किया। करंट ऑक्यूपेशन बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी आपका बिजनेस है आपने उसकी डिटेल मेंशन कर देनी है, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना, साथ अपना डेजिग्नेशन वगैरह मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद पूछते हैं जी मेन पर्पस ऑफ द जर्नी, कि आपके सफ़र का मेन पर्पस क्या है। मेरा टूरिज्म था, मैंने टूरिज्म कर दिया। अगर आपका बिजनेस है या आप किसी को फ्रेंड एंड फैमिली को मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग के लिए आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नवंबर 24 में वो आपसे पूछता है एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ पर्पस ऑफ स्टे लेकिन मेरा टूरिज्म था, मैंने यहाँ पे टूरिज्म ही लिखा। नंबर 25 में वो आपसे पूछता है कि जी आप मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन इफ एप्लीकेबल, कि आप कहाँ कौन सी स्टेट्स में जाना चाह रहे हैं। तो मैंने स्पेन से वीज़ा अप्लाई किया था, तो मैंने अपनी स्टेट्स बार्सिलोना, क्योंकि मेरी टिकट बार्सिलोना की थी, तो यहाँ पे आपने बार्सिलोना मेंशन कर देना। नवंबर 26 में भी आपका बार्सिलोना ही आएगा। अभी चाय मेरी ठंडी हो गई है आपके चक्कर में, चले खैर कोई इशू नहीं। 27th में वो आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड
आपने सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना है, मल्टीपल एंट्रीज चाहिए, 2 टाइम एंट्रीज चाहिए। तो इसमें अब मैंने अपनी सिंगल एंट्री को क्लिक किया क्योंकि मैंने पहली दफ़ा भी सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई किया था, सेकंड टाइम भी सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई किया है। उससे नीचे आता है इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे इन द शेंजन एरिया। वो अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि आप शेंजन एरिया में किस डेट को आपका अराइवल होगा। उसमें आपने ये नहीं देखना कि आप पाकिस्तान से एग्जिट कब हो रहे हैं। हो सकता है पाकिस्तान से एग्जिट हो तो आपने ये कह सकते हैं कि ट्रांजिट की टिकट ली हो, आपका दुबई में भी स्टे हो या किसी और जगह, जिस डेट को आप शेंजन अराइवल आपका आ रहा हो वो आपने डालना है। तो मेरे केस में जी 19 ऑफ सितंबर मेरा अराइवल था, लेकिन मैंने अपने फॉर्म में 5 सितंबर 2024 अपना अराइवल डाला। आगे वो कहता है जी इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर, तो वापसी कब है आपकी, वहाँ से वो डेट आपने मेंशन करनी है, जितने दिन का आपका स्टे है उस हिसाब से आपने अपनी एग्जिट डेट जो है वो डालनी है। मैंने 12 डेज़ का अप्लाई किया था और मेरे केस में ये डेट बन रही थी 17 सितंबर 2024। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अच्छा जी 28 नंबर में वो आपसे पूछता है कि फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ शेंजन वीज़ा, के क्या इससे पहले आपके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट हुए हैं, क्योंकि मेरा आप सबको पता है कि दूसरा शेंजन वीज़ा था तो मैंने इसको येस किया। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि जी किस डेट को हुए थे और अगर आपका वीज़ा लगा था तो उसका स्टिकर का नंबर क्या था। तो वो तमाम डिटेल आप अपने वीज़े से देख के मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें, क्योंकि उसने इफ़ का यूज़ किया, इसके ऊपर ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनका वैसे ही नॉट एप्लीकेबल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पे आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी 29 नंबर पॉइंट्स की तरफ। उसमें पूछता है कि एंट्री परमिट्स फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। तो अगर तो आपके पास कोई एंट्री परमिट है, तो अगर आप टूरिस्ट वीजे पे हैं और वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास एंट्री परमिट नहीं होगा, तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके ऊपर भी कोई परेशानी लेने की आपको जरूरत नहीं, सिंपल नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा ये आपके केस में। अच्छा जी उसके बाद वो कहता है जी सर नेम एंड फर्स्ट नेम सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं और एजेंटों के पास जाते हैं। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी क्या है, वो पूछता है जी कि सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन एंड द मेंबर स्टेट्स इफ नॉट एप्लीकेबल नेम ऑफ होटल। अगर तो आपके पास कोई इनविटेशन है तो जिस बंदे ने कोई आपको इनविटेशन दिया है आप उसका यहाँ पे डिटेल डालेंगे। अगर नहीं है तो आपने सिंपल ये करना है कि booking.com से या अगोडा से या किसी भी दूसरे होटल बुकिंग पोर्टल से जाके अपनी आपने होटल बुकिंग करनी है। होटल बुकिंग आपने जितने दिन का आपने प्लान दिया है, जिस जिस सिटी का प्लान दिया है उसी हिसाब से आपने बनानी है। ठीक है इसकी मैं एक लहदा से वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा कि होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन आपने किस तरह से बनानी है। चलें तो यहाँ पे आपने जो अपना होटल की बुकिंग वीज़ा साथ लगानी है वो उन होटल्स का नाम दे देना है। मैंने लेट्स सपोज अपनी बुकिंग बनाई थी होटल अलीमारा के नाम से, तो मैंने यहाँ पे होटल अलीमारा मेंशन कर दिया 30th में। आगे उसका एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, वो आपको गोडा से मिल जाता है, मैंने उनका एड्रेस भी डाल दिया और उसके बाद उनका टेलीफोन नंबर मैंने डाल दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये 30th पॉइंट तक आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी 31 नंबर पॉइंट की तरफ, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इनवाइटिंग कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैं टूरिस्ट वीजे के ऊपर जा रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्विटेशन नहीं है, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो कहता है कि सर नेम फर्स्ट नेम एंड एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ कंपनी, ये भी नॉट एप्लीकेबल, टेलीफोन नंबर भी नॉट एप्लीकेबल। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताऊं कि जब आप होटल की डिटेल दे रहे हो तो बेस्ट तो यही है कि आप यहाँ तो जहाँ पे सबसे पहले आपका अराइवल हो रहा है आप उस सिटी की उस होटल की डिटेल दे दें। अच्छा मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जिस जिस सिटी में मैंने होटल बुक किया हो, लेट्स सपोज मैंने इस दफ़ा 4 सिटीज़ का प्लान दिया था जिसमें बार्सिलोना, मैड्रिड, वलेंसिया और एक और सिटी था इनका, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। ठीक है जी इन 4 सिटीज़ का मैंने प्लान दिया था, तो मैंने इन चारों की होटल बुकिंग साथ लगाई थी और चारों के होटल नेम मैंने मेंशन किए थे और एड्रेस वाले कॉलम में चारों का 1 बाय 1
मैंने उनका होटल के एड्रेस दिया था और उनके आगे टेलीफोन नंबर दिए थे। आपकी मर्जी है, आप बेशक पहले जहाँ पे पहले आपका अराइवल हो रहा है आप उसका दे दें या आप सारे दे दें, वो आपकी मर्जी है। इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़े इशू की बात नहीं है। लेकिन मैं नॉर्मली जितने होटल मैंने बुक किए होते हैं उन सब की डिटेल वहाँ पे पुट करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है कि नेम एंड वो तो क्लियर हो गया 31 नंबर। अच्छा ये 32 में वो कह रहा है कि सर नेम, फर्स्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन इन कंपनी। तो ये नॉट एप्लीकेबल ही है, क्योंकि हम पहले ही बताया कि हम तो टूरिस्ट वीजे के ऊपर जा रहे हैं और हमारे पास कोई भी इनविटेशन लेटर नहीं है। अच्छा 32 में कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेशन स्टे इज कवर्ड बाय माई सेल्फ। बाय सेल्फ लिख दें, माई सेल्फ कर दें आप। उसके नीचे फिर वो आपसे पूछता था बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हर सेल्फ, आप हिमसेल्फ कर दें। मीन्स ऑफ स्पोर्ट कि आपके पास स्पोर्ट किस तरह से करेंगे, आपने कह तो दिया है, मतलब आपके पास कैश होगा, ट्रेवलर्स चेक होंगे, आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, प्रीपेड अकोमोडेशन होगी और प्रीपेड ट्रांसपोर्ट होगी। अगर तो आपने प्रीपेड बुकिंग की हुई है होटल्स की तो आप प्रीपेड अकोमोडेशन पे क्लिक कर देंगे। नॉर्मली इसमें ज़्यादातर हम कैश और क्रेडिट कार्ड को ही क्लिक करते हैं। आगे आता है बाय स्पॉन्सर होस्ट कंपनी नॉट एप्लीकेबल। मुझे कोई भी बंदा इस ट्रिप के लिए स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ना कोई मुझे कंपनी इस ट्रिप के लिए स्पॉन्सर कर रही है। हाँ, अगर आप किसी कंपनी की तरफ से जा रहे हैं, किसी ऑफिस की तरफ से जा रहे हैं और वो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो यहाँ पे उस कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि जी आपसे अंडरटेकिंग मांगता है, आई एम अवेयर द वीज़ा फी इज नॉट रिफंडेड इफ द यस वीज़ा फीस इज रिफ्यूज। उसमें आपने यस कर देना। वो कहता है जी कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो वीज़ा फीस आपको रिफंड नहीं होगी। ये तो सभी बेसिस में इसी तरह से ही है, इसको आपने यस कर देना है। उसके बाद कहता है जी एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टीपल एंट्री वीज़ा इज अप्लाइड। यस ठीक है, अगर आप मल्टीपल वीज़ा करते हैं तो आपको वो कह रहा है कि आई एम अवेयर ऑफ द नीड टू हैव मेडिकल ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। तो उस हिसाब से अपनी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लगानी तो आपको पता है, वो उसको आप यस कर दें। इसमें भी कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, आपने बस प्लेस एंड डेट लिखनी है। अगर आप अपना केस जो है वो फाइल कर रहे हैं तो इस्लामाबाद, तो आप इस्लामाबाद लिखते हैं और जिस डेट को आप BLS में अपनी फाइल सबमिट कराने जा रहे हैं उसकी डेट आ जाएगी। उसके बाद आपने सिग्नेचर करने हैं और इसका प्रिंट आउट साथ लगा देना है आपने एप्लीकेशन के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये था प्रोसीजर जो मैंने किया है। अब सिस्टम में चेंज आ गया हुआ है, अब BLS ने इसको चेंज कर दिया है। अब ये फॉर्म ऑनलाइन ही फिल होता है और ऑनलाइन ही सबमिट होता है। डिटेल यही है सारी, आपने इसी तरह से इसको करना है, ऑनलाइन फिल करना है और ऑनलाइन इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके पॉइंट्स जितने भी हैं वो सारे इसमें क्लियर होंगे। अब आपको मजीद कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो ना क्लियर हुआ हो। अगर फिर भी अगर आपके कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी आपको नहीं समझ आई, मैं नहीं सही तरह से वीडियो में एक्सप्लेन कर सका, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, सिंपल सा फॉर्म है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है सर, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम अपना बुकिंग्स, अपना होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशंस के ऊपर बनाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले ये कहा था कि ये जो फॉर्म है ये इम्पोर्टेंट कैसे है, इसकी बेस के वीज़ा कैसे मिलता है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि जब इस दफ़ा जब मैंने सेकंड टाइम अपना वीज़ा फाइल किया तो जब मैंने अपना कवर लेटर बनाया तो उस कवर लेटर के ऊपर मैंने अपनी डिटेल एटनरी दी। उस डिटेल एटनरी में मैंने बताया कि जी मेरा बार्सिलोना में नाइट स्टे होगा इस होटल में, मैड्रिड में मेरा नाइट स्टे होगा इस होटल में, वेलेंसिया में मेरा नाइट स्टे होगा इस होटल में, और चौथा सिटी मेरे जेहन से निकल गया कि यहाँ पे मेरा स्टे होगा सिलिसी करके शायद है इस सिटी में। तो होटल के नाम मैंने मेंशन किए हुए थे। लेकिन हुआ ये कि जो होटल्स के नाम मैंने अपने कवर लेटर के ऊपर लिखे उसमें जो मेरा मैड्रिड का होटल था वो चेंज हो गया। मतलब जो होटल मैड्रिड का था वो वेलेंसिया में चला गया और जो वेलेंसिया वाला होटल मैंने बुक किया हुआ था वो मैड्रिड के में लिखा गया जी कि मैड्रिड में मेरा स्टे जिस होटल में मैंने नाम मेंशन किया वो होटल वेलेंसिया में था। तो लेकिन जो मेरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म था वो बिल्कुल ठीक फिल हुआ हुआ, तो उसमें मैंने जो होटल के नाम मेंशन किए हुए थे वो सारे ठीक थे और उसी के मुताबिक ही मेरी बुकिंग अटैच थी। तो अगर आपको नहीं समझे तो मैं ये बता देता हूँ कि मेरे जो कवर लेटर के ऊपर जो होटल के नाम लिखे हुए थे वो और जो मेरे होटल्स के नाम लिखे हुए थे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में वो एक दूसरे से डिफर थे, वो सेम नहीं थे। लेकिन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और जो मेरे होटल्स की बुकिंग साथ अटैच की थी वो आपस में टैली कर रही थी। सो मतलब इससे नतीजा क्या अखज होता है, इससे नतीजा ये अखज होता है
कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसने मेरे कवर लेटर को और मेरी होटल बुकिंग को अटैच अपना टैली नहीं किया। उसने मेरे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को और उसने मेरी होटल बुकिंग जो मैंने साथ लगाई थी उनको टैली किया जो सेम थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीज़ा ग्रांट हो गया। अगर वो मेरे कवर लेटर को और मेरी होटल बुकिंग को टैली करता आपस में तो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता। तो कवर लेटर से भी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। इसको आपने इंतहाई केयरफुली फिल करना है, इसमें आपने किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी, और इसको फिल करने के बाद आपने इसको प्रूफ रीडिंग करनी है, एक दफ़ा नहीं करनी, 2 से 3 दफ़ा करनी है। किसी दूसरे साथी से भी करवाएं ताकि इसमें गलती के चांसेस कम से कम हो। तो चलें जी, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करवा दूं। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।